मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने माँ बाप मुझसे कहेंगे, ये घर अब तुम्हारा नहीं रह सकता। वो घर जिसे बनाने में मैंने अपनी जवानी के 7 साल लगा दिए। वो घर जो मेरी पहचान थी, मेरा गर्व था। लेकिन उस दिन जब मेरी बहन ने मेरी दीवारों पर अपने बच्चों को लाल मार्कर से लिखने दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे ऐसे ही होते हैं, मुझे समझ आ गया। ये सिर्फ एक घर की लड़ाई नहीं थी, ये मेरे अस्तित्व की लड़ाई थी। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है। मैं 35 साल की एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी अपनी कहानी भी हो सकती है। परिवार के नाम पर शोषण की कहानी, भाई बहन के बीच पक्षपात की कहानी और सबसे बढ़कर अपने लिए खड़े होने की कहानी। मुंबई के बांद्रा इलाके में मेरा एक शानदार आधुनिक फ्लैट है, 30 लाख रुपए से ज्यादा का। हर ईंट, हर दीवार, हर फर्नीचर का टुकड़ा मैंने खुद कमाया, खुद डिजाइन किया, रातों की नींद हराम करके, सैकड़ों कप कॉफी पीकर। तब जब मेरे परिवार ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया। ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये सबूत है। सबूत है कि मैं अकेले, बिना किसी के सहारे के कितनी दूर आ सकती हूँ। ये सबूत है हर उस रात का जब मैंने कॉफी शॉप में काम किया, हर उस सुबह का जब मैं साइकिल से कॉलेज गई जबकि मेरी बहन को नई स्कूटी मिली, हर उस पल का जब मुझे कहा गया, तुम मजबूत हो, तुम्हें मदद की जरूरत नहीं। लेकिन 3 हफ्ते पहले सब कुछ बदल गया। उस रविवार की सुबह जब मेरे फोन पर कॉल आई, मेरी माँ की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। बेटा, हम सब मिलकर तुम्हारे घर आना चाहते हैं। पारिवारिक बैठक है, जरूरी बात करनी है। मैंने सोचा, शायद सालों बाद वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं। शायद आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। शायद वो माफी मांगने आ रहे हैं। कितनी बेवकूफ थी मैं। मैंने पूरी सुबह अपने फ्लैट की सफाई में बिताई, हर कोने को चमकाया, उन दीवारों को जिन्हें मैंने खुद पेंट किया था, उन फर्शों को जिन्हें मैंने खुद सैंड किया था। मैं चाहती थी कि वो देखें उनकी बेटी ने क्या हासिल किया है। दोपहर 2 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। मेरे माँ बाप, मेरी छोटी बहन और उसके 2 बच्चे, 8 साल का ईशान और 6 साल की मीरा। मेरी माँ के हाथ में एक कैसरोल था। मेरे पिताजी का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा, सख्त। और मेरी बहन, उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी। वो जानती थी, वो पहले से जानती थी कि क्या होने वाला है। अंदर आइए, मैंने कहा, अपनी धड़कन को काबू करने की कोशिश करते हुए। हम सब मेरे लिविंग रूम में बैठे। बच्चे मेरे क्रीम रंग के सोफे पर उछल कूद कर रहे थे। मैंने कॉफी बनाने की पेशकश की, माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पिताजी ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बैठ जाओ लक्ष्मी, हमें बात करनी है। उनकी आवाज में वो सख्ती थी जो मुझे बचपन से याद थी। जब भी मैं कुछ मांगती थी और मुझे मना कर दिया जाता था, मैं बैठ गई। मेरे हाथ अपने आप मुट्ठी में बंध गए। देखो, मेरे पिताजी ने शुरू किया, अपना गला साफ करते हुए, हमने बहुत सोच विचार के बाद एक फैसला लिया है। तुम्हारी बहन, वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। राजीव ने उसे छोड़ दिया, उसका बिजनेस डूब गया, उस पर 5 लाख का कर्ज है और सबसे जरूरी बात, 2 मासूम बच्चे हैं जिन्हें एक स्थिर घर चाहिए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे पता था अब क्या आने वाला है। तो हमने तय किया है। उन्होंने रुककर मेरी आंखों में देखा,
कि तुम्हें ये फ्लैट अपनी बहन को दे देना चाहिए। उसे इसकी तुमसे ज्यादा जरूरत है। वो पल मुझे आज भी याद है, जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मेरे कानों में सनसनाहट होने लगी, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मेरी माँ ने जोड़ा, बिना मेरी तरफ देखे। देखो बेटा, ये बच्चों के लिए है, तुम्हारे भांजे भांजी के लिए। वो उस छोटे से किराए के फ्लैट में कैसे रहेंगे? यहाँ अच्छे स्कूल है, बड़ा घर है, और तुम तो अकेली हो। तुम कहीं भी रह सकती हो। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा। वो वहां बैठी थी, कॉफी की चुस्की ले रही थी, जैसे ये सब पहले से तय था, जैसे ये मेरा फ्लैट नहीं बल्कि कोई सरकारी संपत्ति हो जो बांटी जा रही हो। क्या कह रहे हैं आप? मेरी आवाज कांप रही थी। ये मेरा घर है, मैंने इसे बनाया है। 7 साल की मेहनत है इसमें। परिवार में त्याग करना पड़ता है, मेरे पिताजी ने कहा, जैसे वो कोई धार्मिक उपदेश दे रहे हों। तुम्हारी बहन मुसीबत में है, तुम नहीं हो, तुम्हें मदद करनी चाहिए। और फिर वो हुआ जो मेरे अंदर कुछ तोड़ गया। ईशान और मीरा, जो अब तक बोर हो चुके थे, उन्होंने अपने बैकपैक से लाल रंग के मार्कर निकाले और मेरी बेदाग सफेद दीवारों पर, उन दीवारों पर जिन्हें मैंने इतनी मेहनत से चुना था, इतनी सावधानी से पेंट किया था, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लाल लकीरें, बेतरतीब आकार, मेरे सपनों पर खरोंचे। रुको! मैं चीखी, लेकिन मेरी बहन ने बस कंधे उचकाए, मुस्कुराते हुए बोली, अरे, बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। जब ये घर हमारा हो जाएगा तो हम फिर से पेंट करवा लेंगे। जब ये घर हमारा हो जाएगा, उसने जब कहा, अगर नहीं। और उस एक पल में मुझे सब कुछ समझ आ गया। ये पहले से प्लान था। मेरी बहन ने, मेरे माँ बाप ने, सबने मिलकर तय कर लिया था कि मेरा घर अब मेरा नहीं रहेगा। लेकिन जो बात उन्हें नहीं पता थी, वो ये थी कि मुझे उनकी योजना का पता चल चुका था और मैंने अपनी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मेरे पास एक बिजनेस कार्ड था, एक रियल एस्टेट एजेंट का, जो मेरी बहन ने मेरे घर का मूल्यांकन करवाने के लिए बुलाया था, मेरी पीठ पीछे। और मेरे पास दस्तावेज थे, कानूनी दस्तावेज, जो साबित करते थे कि मेरी बहन 5 लाख के कर्ज में डूबी थी। और वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए घर नहीं चाहती थी, वो मेरे फ्लैट को बेचकर अपना कर्ज चुकाना चाहती थी। लेकिन सबसे जरूरी, मेरे पास एक ट्रस्ट था, एक कानूनी ट्रस्ट जो मैंने 3 दिन पहले बनाया था, जिसमें मेरा फ्लैट सुरक्षित था, हमेशा के लिए। तो जब मेरे पिताजी ने कहा, तुम्हें ये फ्लैट दे देना चाहिए, मैंने सिर्फ मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं जानती थी असली खेल अभी शुरू होने वाला था और इस बार मैं हारने वाली नहीं थी। जब मैं छोटी थी तो मैं मुंबई में पली बड़ी, लेकिन ज्यादातर वक्त मेरी दादी माँ के साथ पुणे में बीता, एक आरामदेह घर में जहाँ बरामदे में झूला लगा हुआ था। मेरे माँ बाप नासिक में लंबे घंटों तक काम करते थे, करीब 3 घंटे की दूरी पर। तो मेरे बचपन के शुरुआती साल दादी माँ की गर्मजोशी और पुरानी कहानियों के बीच बीते। मैं 5 साल की थी जब मेरी छोटी बहन आई और सब कुछ बदल गया। मेरे माँ बाप मुंबई वापस आ गए, उसे हमारी छोटी सी दुनिया में लेकर। वो एक नन्ही सी ऊर्जा की गठरी थी, हमेशा खिलखिलाती रहती, और मुझे उससे बहुत प्यार था।
हम घंटों चादर के किले बनाते या गली में साइकिल की रेस लगाते। हंसते हंसते पेट दुखने लगता। मुझे लगता था हम हमेशा अटूट रहेंगे। लेकिन तभी से मैंने फर्क महसूस करना शुरू कर दिया था। मेरे माँ बाप उस पर लाड लुटाते रहते। नई गुड़ियाँ, चमकदार फ्रॉक, दुकान में जो भी वो देखती उसे मिल जाता। मुझे पुराने कपड़े मिलते या सिर पर हाथ रखकर कह दिया जाता कि अच्छी बड़ी बहन बनो। पहले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे उसकी मुस्कान देखना अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वो दूरी बढ़ती गई। जब मैं 12 साल की थी, दादी माँ का देहांत हो गया और मुझ पर बहुत भारी पड़ा। वो मेरा सहारा थीं। वो एक जो मुझे समझती थीं। मेरे माँ बाप ने मेरे दुख को शायद ही देखा। वो मेरी बहन की बर्थडे पार्टी की तैयारी में व्यस्त थे, जिसमें किराए पर बाउंस हाउस और एक विशाल केक था। उस साल मुझे एक कार्ड और एक पुरानी किताब मिली। स्कूल मेरा पनाहगाह बन गया। मैंने खुद को प्रोजेक्ट्स में झोंक दिया। नोटबुक के किनारों पर कमरों के डिज़ाइन बनाती। एक ऐसे भविष्य का सपना देखती जहां मैं खुद कुछ बना सकूं। मेरी बहन को तो शाही इलाज मिलता रहा। जब वो 16 की हुई तो मेरे माँ बाप ने उसे एक बिल्कुल नई स्कूटी खरीद दी, चमकती लाल रंग की, ड्राइववे में खड़ी। मैं अब भी अपनी साइकिल से पार्ट टाइम जॉब पर जाती, कॉलेज के लिए हर पैसा बचाती। जब मैंने पूछा कि मुझे स्कूटी क्यों नहीं मिली, तो मेरे पिताजी ने कहा, उसे ज़्यादा ज़रूरत है, तुम ठीक हो। मेरी माँ ने बस सिर हिलाया, जैसे ये बिल्कुल सामान्य बात हो। मैंने दर्द को निगल लिया, लेकिन चुभन बनी रही। एक खामोश टीस, जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसके बाद के सालों में पक्षपात साफ दिखने लगा। मेरी बहन को प्राइवेट ट्यूटर मिले, डांस की क्लासेस, यहाँ तक कि सांस्कृतिक अनुभव के लिए यूरोप की यात्रा भी। मैं वीकेंड पर एक लोकल ढाबे में काम करती, आर्ट की चीज़ों के लिए पैसे जोड़ती। मैं घर आती तो पाती कि वो सोफे पर लेटी है, नया फ़ोन हाथ में, जबकि मेरे माँ बाप उसकी किसी छोटी सी उपलब्धि की तारीफ कर रहे होते। मैंने एक बार उनसे बात करने की कोशिश की, पूछा कि चीज़ें इतनी असमान क्यों लगती हैं। मेरी माँ ने आह भरी और कहा, तुम मजबूत हो, तुम्हें उतनी मदद की ज़रूरत नहीं। मेरे पिताजी ने जोड़ा, परिवार का मतलब त्याग होता है। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से मैं खुद को अदृश्य महसूस कर रही थी। पीछे मुड़कर देखती हूं तो समझ आता है कि इसने मुझे कैसे आकार दिया। हर अस्वीकृति ने मुझे और मेहनत करने को धकेला, ये साबित करने के लिए कि मुझे उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं। लेकिन इसने हमारे बीच एक दीवार भी खड़ी कर दी। मेरी बहन और मैं दूर होते गए। हमारी बचपन की नज़दीकी सालों की कड़वाहट में दफन हो गई। मैं उसे पारिवारिक खाने पर देखती, वो अपना आकर्षण बिखेरती, जबकि मेरे माँ बाप उसकी हर बात पर लटके रहते। मैं मुस्कुराती, अपनी भूमिका निभाती, लेकिन नज़रअंदाज किए जाने की चुभन कभी खत्म नहीं हुई। 18 की उम्र तक मैं अपने माँ बाप की मंजूरी का इंतजार करते करते थक चुकी थी। मैंने दिल्ली के एक डिज़ाइन स्कूल में अप्लाई किया, स्कॉलरशिप और लोन जोड़कर ट्यूशन का इंतज़ाम किया। मेरे माँ बाप ने एक पैसा नहीं दिया। वो मेरी बहन की महंगी प्राइवेट स्कूल फीस और ट्यूशन में व्यस्त थे। मैं रातों को एक कॉफ़ी शॉप में काम करती, शिफ्टों के बीच फ्लोर प्लान बनाती, अपना रास्ता खुद बनाने के लिए कृत संकल्प। मेरे परिवार की हर अस्वीकृति मुझे और ताकत देती। तीसरे साल तक मुझे मुंबई की एक टॉप इंटीरियर डिज़ाइन फर्म में इंटर्नशिप मिल गई। मैं घंटों मूड बोर्ड्स को परफेक्ट करने में बिताती, सीखती कि जगहों को कैसे कुछ असाधारण में बदला जाए। ये सिर्फ काम नहीं था, ये मेरा तरीका था ये साबित करने का कि मुझे उनकी मदद की ज़रूरत नहीं। जब मुझे पहली इंटर्नशिप मिली तो मैंने घर फ़ोन किया, उम्मीद में कि वो गर्व महसूस करेंगे। मेरी माँ ने कहा, अच्छा है,
लेकिन तुम्हारी बहन को एक नाटक में रोल मिल गया है। उसके बाद मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए फ्रीलांस काम किए। मैं हर रुपया बचाती, एक ऐसी जगह के सपने देखती जो सिर्फ मेरी हो। 5 साल पहले मुझे वो मिल गया। बांद्रा इलाके में एक जर्जर फ्लैट, टूटी दीवारों और पुराने फिक्सचर्स के नीचे छुपा एक हीरा। मैंने इसे अपनी बचत से खरीदा, हर डिटेल में अपना दिल झोंक दिया। कस्टम कैबिनेट, शानदार लाइटिंग, फर्श जिसे मैंने खुद सैंड किया। ये सिर्फ घर नहीं था, ये मेरी कृति थी। 30 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की। मैं रात को इसमें घूमती, काउंटर टॉप्स पर अपनी उंगलियां फेरती, महसूस करती कि मैं आखिरकार कामयाब हुई हूं। मेरे माँ बाप ने कभी यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई, कभी मेरे काम के बारे में नहीं पूछा। मैं खुद से कहती कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से मैं चाहती थी कि वो देखे मैंने क्या बनाया है। मेरी बहन ने तब तक एक अलग रास्ता चुना था। उसने कॉलेज हल्के में लिया, पढ़ाई से ज्यादा पार्टियों पर ध्यान दिया। मेरे माँ बाप ने सब कुछ चुकाया, उसकी फीस, उसका फ्लैट, यहाँ तक कि उसकी छुट्टियों की ट्रिप्स भी। उसकी मुलाकात राजीव विल्सन से हुई, एक आकर्षक बिजनेस स्टूडेंट से, और उन्होंने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी कर ली। मैं शादी में गई, अपने माँ बाप को एक शानदार वेन्यू के लिए पैसे चुकाते देखती रही। मुझे उसके लिए खुशी थी, लेकिन कॉन्ट्रास्ट चुभता था। 2 साल के अंदर उसे ईशान हुआ, फिर मीरा, और मेरे माँ बाप ने उन पर उपहारों की बारिश कर दी। प्रैम, कपड़े, एक कॉलेज फंड, जबकि वो चलना भी नहीं सीख पाए थे। मैं बर्थडे कार्ड भेजती, लेकिन मैं उन्हें शायद ही देखती। हम इतने दूर हो गए थे। फिर उसकी जिंदगी बिखर गई। उसका स्टार्टअप, एक बुटीक जो महंगे एथलेजर बेचता था, तब डूब गया जब उसने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया और मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर किया। तब तक वो और राजीव लगातार लड़ते रहते थे। वो पिछले साल चला गया। उसे ईशान, अब 8 साल का, और मीरा 6 साल की, के साथ मुंबई के किनारे एक तंग किराए के फ्लैट में छोड़ गया। वो कर्ज में डूबी थी, 5 लाख रुपए, जैसा मैंने पारिवारिक फुसफुसाहटों से सुना था। मेरे माँ बाप ने मुझे एक बार फ़ोन किया, पूछा कि क्या मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने उसे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से जोड़ने की पेशकश की, लेकिन वो पैसे चाहते थे, सलाह नहीं। मैंने मना कर दिया, अपराध की एक परिचित टीस महसूस करते हुए। लेकिन मैं उसे बचाने वाली नहीं थी। वो पारिवारिक जमावड़ों में आने लगी, हमेशा एक दुख भरी कहानी के साथ। ईशान और मीरा उससे चिपके रहते, चौड़ी आंखों से देखते, जबकि वो मुश्किल वक्त और आराम की ज़रूरत के बारे में बात करती। मेरे माँ बाप इसे निगल जाते, उसे पैसे, राशन, यहाँ तक कि उसका किराया भी चुकाते। मैं वहाँ बैठती, मुस्कान ओढ़े, सोचती कि वो उसे क्यों नहीं समझ पाते। वो अपनी बचपन वाली आकर्षक मुस्कान बिखेरती और वो पिघल जाते। मुझे लगता कि वो उन्हें इस्तेमाल कर रही है, अपने बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, ताकि मदद मिलती रहे। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती, लेकिन मैं चुप रहती, उम्मीद करती कि दूरी मुझे उसकी परेशानियों से बचाए रखेगी। मुझे लगा मैं इससे आगे बढ़ गई हूं, एक ऐसी जिंदगी बना ली है जिसे वो छू नहीं सकते। लेकिन मेरे फ्लैट में उस पारिवारिक बैठक ने सब कुछ वापस ला दिया। कुछ हफ्ते पहले मेरे माँ बाप ने फोन किया, बांद्रा के मेरे फ्लैट में एक पारिवारिक बैठक की जिद की। मैं हिचकिचाई, लेकिन वो जरूरी लग रहे थे, तो मैंने हाँ कर दी, फिर से जुड़ने की उम्मीद में। मैंने सुबह सफाई में बिताई, हर सतह को चमकाने में, उस जगह पर गर्व करते हुए जो मैंने बनाई थी। जब वो आए, मेरे माँ बाप, मेरी बहन और उसके 2 बच्चे, ईशान और मीरा, हवा भारी महसूस हुई।
मेरी माँ एक कैसरोल लेकर आई, एक दुर्लभ इशारा, और मेरे पिताजी का चेहरा सख्त था, जैसे वो कोई बुरी खबर देने वाले हों। मेरी बहन अपने सामान्य आकर्षण के साथ अंदर आई, जबकि ईशान और मीरा खिलौनों से भरे बैकपैक के साथ पीछे पीछे आए। हम मेरे लिविंग रूम में बैठे। बच्चे मेरे क्रीम रंग के सोफे पर बेचैनी से हिल रहे थे। मैंने कॉफी की पेशकश की, माहौल हल्का रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन मेरे पिताजी ने छोटी बातों को काट दिया। हमें कुछ जरूरी बात करनी है, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम्हारी बहन और उसके बच्चों को एक स्थिर घर चाहिए। हमें लगता है कि तुम्हें उसे ये फ्लैट दे देना चाहिए। उनके शब्द एक ऐसे घूंसे की तरह लगे जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ ने सिर हिलाया, जोड़ते हुए, ये नाती पोतों के लिए है। वो उस किराए के फ्लैट से बेहतर के हकदार है। मैं उन्हें घूरती रही। मेरा दिमाग घूम रहा था। ये मेरा घर था, मेरी उपलब्धि, सालों के पसीने और त्याग से चुकाया गया। इसे दे दूं, बस ऐसे ही? मेरी बहन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो पीछे झुकी, अपनी कॉफी की चुस्की लेती, जैसे फैसला पहले से हो चुका हो। बच्चों के लिए बढ़िया जगह है, उसने चारों ओर देखते हुए कहा, जैसे वो इसका मूल्यांकन कर रही हो। काफी जगह है, अच्छे स्कूल पास में है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, शांत रहने की कोशिश करते हुए। ये मेरा घर है, मैंने कड़ी आवाज में कहा। मैंने इसके लिए काम किया, वो खुद क्यों नहीं संभाल सकती जैसा मैंने किया? मेरे पिताजी की आंखें सिकुड़ गईं। परिवार का मतलब एक दूसरे की मदद करना है। वो मुसीबत में है, तुम नहीं हो। मेरी मां ने टोका। तुम ठीक हो, तुम दूसरी जगह ढूंढ सकती हो। उनके शब्द मेरे बचपन की वही अस्वीकृतियों की तरह गूंजे और ये जलन पैदा की। फिर चीजें और खराब हुईं। ईशान और मीरा तनाव से ऊबकर मार्कर निकालकर मेरी दीवारों पर बनाने लगे चमकीले लाल रंग की लकीरें उस बेदाग पेंच पर जिसे मैंने इतनी सावधानी से चुना था। मैं जम गई, उम्मीद करते हुए कि मेरी बहन उन्हें रोकेगी, लेकिन उसने बस कंधे उचकाए। बच्चे ऐसे ही होते हैं, उसने बिना ऊपर देखे कहा। मैं दौड़ी, धीरे से मारकर छीने, लेकिन नुकसान हो चुका था। वो दीवारें मेरे आशियाने का हिस्सा थीं और उसने अपने बच्चों को इसे खेल का मैदान की तरह इस्तेमाल करने दिया। मैंने उसे देखा, माफी की इंतजार में, लेकिन उसने बस मुस्कुरा दी, जैसे ये जगह पहले से उसकी हो। मेरे माँ बाप ने एक शब्द नहीं कहा। उनकी खामोशी किसी लेक्चर से ज्यादा तेज थी। उनके जाने के बाद मैं अपने लिविंग रूम में खड़ी रही, अपनी दीवारों पर लाल धब्बों को देखती। मैं खोखली महसूस कर रही थी, जैसे मेरे अपने परिवार ने अंदर आकर मैंने जो बनाया था सब छीन लिया। ये सिर्फ फ्लैट के बारे में नहीं था, ये विश्वासघात था। जिस तरह से उन्होंने मान लिया कि मेरी जिंदगी कम जरूरी है। मैंने दीवारों को साफ करने की कोशिश की। रगड़ते रगड़ते हाथ दुखने लगे, लेकिन दाग नहीं हटे। हर धब्बा एक याद दिलाता था कि मेरी बहन मेरे घर को अपना मानती है। मेरे माँ बाप के शब्द बार बार गूंजते रहे। उसे इसकी ज्यादा जरूरत है। मैं चिल्लाना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि ये कितना अनुचित है, लेकिन मुझे पता था वो नहीं सुनेंगे। उन्होंने कभी नहीं सुना। मैं उस रात अपने सोफे पर बैठी, छत को घूरती, सोचती कि ये कैसे यहां तक आ गया। मैंने सालों बिताए एक ऐसी जिंदगी बनाने में जिसे वो छू नहीं सकते, सिर्फ इसलिए कि वो मांग करे कि मैं इसे सौंप दूं। लेकिन कुछ और मुझे कुरेद रहा था, मेरी बहन का घमंड। जिस तरह से वो इस फ्लैट की हकदार की तरह पेश आई, ये जुड़ नहीं रहा था। वो सिर्फ बेबस नहीं थी, वो चालाकी कर रही थी। मैं इस एहसास को नहीं भुला पा रही थी कि उसकी योजना में कुछ और था,
कुछ ऐसा जो मेरे माँ बाप नहीं देख पाए। मैं हार मानने को तैयार नहीं थी, अभी नहीं। मैं हार नहीं मानने वाली थी, लेकिन मेरी बहन ने धकेलना जारी रखा। पारिवारिक बैठक के कुछ दिनों बाद वो मेरे फ्लैट पर बिना बताए आने लगी। वो दरवाज़ा खटखटाती, मुस्कुराती हुई। ईशान और मीरा उसके साथ, उनके बैकपैक खिलौनों से भरे। मैं उन्हें अंदर आने देती, एक सभ्य मुलाकात की उम्मीद में, लेकिन हमेशा अफरा तफरी होती। खिलौने मेरे लकड़ी के फर्श पर बिखर जाते, जूस के दाग मेरे गलीचों पर उभर आते। और एक बार मीरा ने एक लैंप गिरा दिया, जिसे मैंने हफ्तों लगाकर रीस्टोर किया था। मैंने अपनी बहन से कहा कि वो उन पर नजर रखे, लेकिन वो बस हंस देती। बस थोड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं, वो कहती। अपने फोन में स्क्रॉल करती, जैसे वो वहां रहती हो। हर मुलाकात एक आक्रमण की तरह लगती, जैसे वो परख रही हो कि वो कितना दूर जा सकती है। और बुरा हो गया। एक दोपहर मैं घर आई तो देखा मेरी रसोई अस्त व्यस्त है। काउंटर पर अनाज बिखरा है, सिंक में बर्तनों का ढेर। उसने अपनी चाबी से खुद अंदर आ गई थी, एक स्पेयर की जो मैंने सालों पहले अपने माँ बाप को इमरजेंसी के लिए दी थी। मैंने उससे मुकाबला किया, आवाज़ कांपती हुई। तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकती, मैंने कहा। उसने कंधे उचकाए, बाल पलटते हुए। मुझे लगा हम परिवार हैं। परिवार ऐसा ही नहीं करते। उसकी बेपरवाही से मेरा खून उबल गया, लेकिन मैंने खुद को रोका। बच्चों को डराना नहीं चाहती थी। मैंने अगले दिन ताले बदल दिए, लेकिन नुकसान हो चुका था। मेरा घर अब मेरा नहीं लग रहा था। फिर मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मुझे रोक दिया। उसकी एक मुलाकात के बाद सफाई करते समय मैंने अपनी कॉफ़ी टेबल पर एक बिजनेस कार्ड देखा। दीपा क्लार्क, एक लोकल रियल एस्टेट एजेंट। ये मेरा नहीं था। मैंने दीपा को फ़ोन किया, मार्केट के बारे में जिज्ञासु होने का नाटक करते हुए। वो हिचकिचाई, फिर मानी कि मेरी बहन ने मेरे फ्लैट का मूल्यांकन करवाने के लिए संपर्क किया था। उसने कहा, ये एक पारिवारिक फैसले के लिए है, दीपा ने मुझे बताया। मेरा दिल डूब गया। ये उसके बच्चों के लिए घर की ज़रूरत के बारे में नहीं था। वो मेरी जगह बेचने की योजना बना रही थी, शायद अपने कर्ज चुकाने के लिए। मैंने फ़ोन रख दिया, हाथ कांपते हुए, महसूस करते हुए कि वो कितनी दूर जाने को तैयार थी। मुझे जवाब चाहिए थे, तो मैं किसी ऐसे की ओर मुड़ी जो हमेशा मुझसे सच बोलती थी। मेरी मौसी मार्था ह्यूज। वो मेरी माँ की बड़ी बहन है, तीखी और सीधी बात करने वाली। वो एक जो मेरी बहन के आकर्षण में कभी नहीं आई। मैं बांद्रा के पास एक कैफे में उनसे मिली, सब कुछ बताया। बैठक, दीवार पर लिखावट, रियल एस्टेट एजेंट। मार्था का चेहरा गहरा हो गया। ये उसके जैसा लगता है, उन्होंने अपनी कॉफ़ी हिलाते हुए कहा। फिर उन्होंने एक बॉम्ब गिराया। सालों पहले जब मैं 12 की थी, मेरी दादी माँ का देहांत हुआ, पीछे एक छोटी सी विरासत छोड़ते हुए, करीब 2 लाख रुपए। मेरे माँ बाप का इरादा था इसे मेरे और मेरी बहन के बीच बांटने का, लेकिन उसने उन्हें समझाया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, दावा करते हुए कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने उसे पूरी रकम दे दी और उसने इसे एक कार और वेगस की एक ट्रिप पर उड़ा दिया। मैं वहां अवाक बैठी रही, विश्वासघात मेरी उम्मीद से भी गहरा काटता हुआ। मुझे खुद को बचाने के लिए सबूत चाहिए था। एक सहकर्मी कर्ण रॉस, जो प्रॉपर्टी लॉ में माहिर था, मदद करने को तैयार हो गया। मैंने उसे मूल्यांकन और अपनी मौसी की कहानी के बारे में बताया और उसने मेरी बहन की वित्तीय स्थिति खोदनी शुरू की। अफवाहों की पुष्टि में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो 5 लाख रुपए के कर्ज में थी, उसके असफल बुटीक और अनचुके क्रेडिट कार्ड से जुड़ा। कर्ण को मेरे माँ बाप से मूल्यांकन के बारे में सलाह लेने का कोई निशान नहीं मिला। उसने उनकी पीठ पीछे अकेले काम किया था। वो बेताब है, उसने रिपोर्ट मुझे देते हुए कहा। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उसे धन्यवाद दिया।
मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मेरी बहन सिर्फ हकदार नहीं थी, वो साजिश कर रही थी, मेरे माँ बाप के भरोसे का इस्तेमाल कर उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए। मैंने उसका सामना करने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे पता था वो इसे तोड़ मरोड़ देगी, शिकार बन जाएगी, जैसा वो हमेशा करती थी। मेरे माँ बाप शायद उसका साथ देते, जैसा उन्होंने विरासत के साथ किया था। मैं फंसी हुई महसूस कर रही थी, अपने ही घर में, उस परिवार की वजह से घिरी हुई, जिसे खुश करने में मैंने साल बिताए थे। लेकिन मैं बेबस नहीं थी। मैंने बहुत मेहनत की थी, उन्हें सब कुछ लेने देने के लिए नहीं। वापस लड़ने का वक्त आ गया था, बहुत हो गया था, और मैं नियंत्रण लेने के लिए तैयार थी। मैं अपनी बहन की साजिशों को, अपनी मेहनत को बिखेरने नहीं देने वाली थी। पहले मैंने कर्ण रॉस को फोन किया, मेरे सहकर्मी, जिन्होंने उसके कर्जों को उजागर करने में मदद की थी। हम उनके ऑफिस में मिले और मैंने अपनी योजना रखी, अपने फ्लैट को हर हाल में बचाना। उन्होंने ओनरशिप को एक फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर करने का सुझाव दिया, एक कानूनी कदम जो इसे उसकी पहुंच से बाहर कर देगा। मैं हिचकिचाई। ट्रस्ट जटिल लगता था, लेकिन कर्ण ने मुझे आश्वासन दिया कि ये बिल्कुल मजबूत है। वो वर्जीनिया लेन को लाए, एक तीखी वकील जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया था, कागजात संभालने के लिए। साथ में हमने एक ट्रस्ट स्थापित किया जिसमें कर्ण और वर्जीनिया को मेरे साथ को ट्रस्टी बनाया गया। मेरा फ्लैट, मेरी जिंदगी भर की मेहनत अब अछूत थी, चाहे मेरी बहन कुछ भी करे। इसे सुरक्षित करने के बाद मुझे पता था मुझे अपने परिवार का आमने सामने सामना करना होगा। मैंने अपने माँ बाप, थॉमस और कैरल, और अपनी बहन को बांद्रा के एक शांत रेस्टोरेंट में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया, एक तटस्थ जगह जहां मैं सब कुछ खोल सकती थी। मैंने पहले की रात तैयारी में बिताई, हर शब्द की रिहर्सल की। मेरा गुस्सा एक अजीब शांति के साथ मिला। मैं सिर्फ अपने घर के लिए नहीं लड़ रही थी, मैं अपने लिए लड़ रही थी, उन हर साल के लिए जब मुझे किनारे धकेला गया था। जब वो दिन आया, मैं जल्दी पहुंची, कर्ण की वित्तीय रिपोर्ट और ट्रस्ट दस्तावेजों की एक कॉपी पकड़े, इसे समाप्त करने के लिए तैयार। वो साथ में अंदर आए। मेरे माँ बाप सतर्क लग रहे थे, मेरी बहन अपनी सामान्य आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। ईशान और मीरा वहां नहीं थे। उसने उन्हें एक सिटर के साथ छोड़ा था, जो मुझे बताता था कि उसे पता था ये कोई आम बातचीत नहीं थी। हमने ड्रिंक्स ऑर्डर की, लेकिन छोटी बातें जल्दी खत्म हो गईं। मैंने एक गहरी सांस ली और शुरू किया। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, मैंने सीधे अपनी बहन को देखते हुए कहा। तुमने दीपा क्लार्क से मेरे फ्लैट का मूल्यांकन करवाने के लिए संपर्क किया, मेरी पीठ पीछे इसे बेचने की योजना बना रही थी। उसका चेहरा जम गया, मुस्कान गायब हो गई। मेरे माँ बाप ने एक दूसरे की ओर देखा, भ्रमित। ये सच नहीं है, वो हकलाई। लेकिन मैंने उसे बीच में रोक दिया, कर्ण की रिपोर्ट टेबल पर खिसकाते हुए। तुम 5 लाख रुपए के कर्ज में हो, मैंने कहा। तुमने सोचा तुम मेरा घर लेकर अपनी गड़बड़ी ठीक कर सकती हो। मेरे पिताजी का जबड़ा कस गया। ये क्या है? उन्होंने पूछा। मैं उनकी ओर मुड़ी, मेरी आवाज स्थिर। वो तुम्हें मैन्युपुलेट कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने दादी माँ की विरासत के साथ किया। मैंने बताया कि मार्था ह्यूज ने मुझे क्या बताया था, कैसे मेरी बहन ने उन्हें समझाया कि वो मुझे 20,000 का मेरा हिस्सा उसे दे दे, जब मैं 12 की थी। मेरी माँ की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वो चुप रहीं। मेरी बहन ने बीच में बोलने की कोशिश की, उसकी आवाज बढ़ती हुई। तुम सब कुछ तोड़ मरोड़ रही हो, मुझे मदद चाहिए थी, मैं नहीं झुकी। तुम अपने बच्चों को, अपनी दुख भरी कहानियों को इस्तेमाल कर रही हो, जो तुम चाहती हो वो पाने के लिए, मैंने कहा।
लेकिन मैं तुम्हें मुझ पर चलने नहीं दूंगी। रेस्टोरेंट छोटा लगने लगा, हवा तनाव से भारी। मेरे माँ बाप हिले हुए लग रहे थे, जैसे वो अपनी बेटी को पहली बार देख रहे हों। मैंने ट्रस्ट दस्तावेज निकाले, उन्हें टेबल पर रखते हुए। ये फ्लैट अब एक ट्रस्ट में है, मैंने कहा। ये सुरक्षित है, तुम इसे छू नहीं सकती, चाहे तुम कितना भी धक्का दो। मेरी बहन का चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ कांप रहे थे। तुम इतनी स्वार्थी हो, उसने थूका। मेरे बच्चों का क्या? मैं आगे झुकी, मेरी आवाज धीमी। तुम्हारे बच्चे एक ऐसी मां से बेहतर के हकदार हैं जो परिवार से चोरी करे खुद को बचाने के लिए। मेरे पिताजी ने बीच बचाव की कोशिश की। शांत हो जाओ, उन्होंने कहा। लेकिन मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैंने अपनी जिंदगी शांत होते हुए बिताई, कम लेते हुए, जबकि तुमने उसे सब कुछ दिया। मैं समाप्त हो गई हूं। मैंने अपने माँ बाप को देखा, फिर अपनी बहन को, और वो शब्द कहे जो मैं सालों से पकड़े हुई थी। मैं तुम सबको अपनी जिंदगी से काट रही हूं, सबको। मेरी माँ ने हांफते हुए मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे खींच लिया। तुमने उसे मुझ पर चुना, बार बार। मैं उम्मीद नहीं रख सकती कि तुम बदल जाओगे। मैं खड़ी हो गई, दस्तावेज टेबल पर छोड़कर बाहर चली गई। बांद्रा की रोशनियां धुंधली हो गईं जब मैं रात में बाहर निकली। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन सालों से अधिक हल्का। मैंने दशक बिताए उनका प्यार तमाने की कोशिश में, केवल ये महसूस करने के लिए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मेरा घर, मेरी जिंदगी मेरी थी, और मैं इसके लिए लड़ूंगी, चाहे कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा हो। उस रेस्टोरेंट से बाहर चलना ऐसा लगा जैसे मैंने एक बोझ उतार दिया जो मैं बहुत लंबे समय से ढो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन मैसेजेस का जवाब नहीं दिया जो मेरे फोन पर आ रहे थे, मेरी माँ से, मुझसे पुनर्विचार करने की गुहार करते हुए। मैंने अपनी पसंद बना ली थी, और पहली बार ये सिर्फ मेरी थी। परिणाम तेजी से आए। मेरे माँ बाप, थॉमस और कैरल, उस सच्चाई से हिल गए थे जो मैंने उजागर की थी। उन्होंने मेरी बहन को फोन किया, मूल्यांकन और उस विरासत के बारे में जवाब मांगते हुए जो उसने सालों पहले हड़प ली थी। उसने अपनी सामान्य रणनीति आजमाई, आंसू, बहाने, खुद को छोड़कर सबको दोष देना। लेकिन इस बार वो नहीं झुके। मेरी मौसी मार्था ह्यूज ने पहले ही उन्हें उसके पैटर्न के बारे में चेतावनी दी थी, और कर्ण की रिपोर्ट से सबूत अकाट्य था। उन्होंने उसे काट दिया, उसका किराया चुकाने या उसके कर्ज साफ करने से मना कर दिया। वो अपने दम पर थी, 5 लाख रुपए का सामना करने के लिए मजबूर, जो उसने बिना उनकी सुरक्षा जाल के बकाया था। मैंने मार्था के जरिए सुना कि मेरी बहन संघर्ष कर रही है। उसने एक रिटेल मैनेजर की नौकरी ली, अपने बिल कवर करने के लिए लंबे घंटे काम किया, लेकिन कर्ज भारी था। ईशान और मीरा सरकारी स्कूल में दाखिल हुए। अब मेरे माँ बाप की उदारता से सहारा नहीं मिल रहा था। उसने मुझे एक बार पत्र भेजा, एक अधूरी माफी जो शिकायतों के साथ मिली हुई थी कि जिंदगी कितनी अन्यायपूर्ण है। मैंने जवाब नहीं दिया। उसके शब्द खोखले लगे, जैसे एक और कोशिश मुझे उसकी अफरा तफरी में वापस खींचने की। मैंने साल बिताए उसकी गड़बड़ियों को अपने दिल में साफ करते हुए, उसका हकदारपन, उसका मैनिपुलेशन, और मैं समाप्त हो गई थी। मेरे माँ बाप ने भी संपर्क करने की कोशिश की, पारिवारिक एकता के बारे में वॉइसमेल छोड़े। मैंने उन्हें डिलीट कर दिया। मेरे बचपन के दौरान उनकी खामोशी, उनका पक्षपात एक दीवार खड़ी कर चुका था जिसे मैं गिराने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बजाय मैं अपनी जिंदगी की ओर मुड़ी, जो मैंने शुरू से बनाई थी।
एक इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में मेरा करियर फल फूल रहा था। मुझे बांद्रा में एक बुटीक होटल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उनकी लॉबी को एक ऐसी जगह में बदलने का जो सिर मोड़ दे। मेरे दिन क्लाइंट मीटिंग्स, नए डिज़ाइन बनाने और ऐसी सामग्री खोजने में भरे रहते जो एक कहानी कहें। मैं अपने दोस्तों पर झुकी, कर्ण रॉस जो एक सहकर्मी से अधिक बन गए थे, और दूसरे जिन्होंने मुझे तब जयकार की जब मेरे परिवार ने नहीं की। हम ला ग्लोरिया में ड्रिंक्स के लिए मिलते, टैकोस और मार्गरीटा पर हंसते। उनका समर्थन मुझे एक तरह से स्थिर करता जैसे मेरा परिवार कभी नहीं कर सका। मेरा फ्लैट अब भी ट्रस्ट में सुरक्षित कर्ण और वर्जीनिया लेन को को-ट्रस्टी के रूप में फिर से घर जैसा लगने लगा। मैंने दीवारें फिर से पेंट की, ईशान और मीरा के मार्कर के दागों के आखिरी निशान मिटाते हुए, हर इंच को फिर से अपना बनाते हुए। कभी कभी देर रात मैं अपनी बालकनी में बैठती, मुंबई के स्काईलाइन को देखती और सोचती कि मैंने क्या खोया। सिर्फ वो परिवार नहीं जिससे मैं दूर चली गई, बल्कि अपने आप का वो संस्करण जिसने साल बिताए उनकी मंजूरी का पीछा करते हुए। मैं बड़ी हुई ये मानते हुए कि प्यार का मतलब त्याग है, कि मुझे खुद के टुकड़े देने पड़ेंगे उन्हें करीब रखने के लिए। लेकिन हर बार जब मैंने दिया, उन्होंने और लिया। मेरा भरोसा, मेरी विरासत, मेरा घर। उन्हें काटना आसान नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैं अपने दिल का एक हिस्सा काट रही हूं, लेकिन ये जरूरी था। मैंने अपनी शांति के लिए बहुत मेहनत की थी, उनकी अफरा तफरी मुझे वापस खींचने देने के लिए नहीं। पीछे मुड़कर देखती हूं तो सबक दिन की तरह साफ दिखता है। अपनी सीमाओं की रक्षा करने का मतलब कभी-कभी एक रेखा खींचना होता है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, यहां तक कि परिवार भी। ये स्वार्थ के बारे में नहीं है, ये अस्तित्व के बारे में है। मेरी बहन की साजिशों, मेरे माँ बाप के अंधेपन ने मुझे सिखाया कि प्यार की कीमत तुम्हारा सब कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं खड़ी नहीं हुई होती, अपने फ्लैट को ट्रस्ट में लॉक नहीं किया होता, उस रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकली होती, तो मैं अब भी फंसी होती, उनकी मांगों के आगे झुकती। अब मैं आजाद हूं, सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने के लिए। किसी को भी सुन रहे हैं, मैं ये कहूंगी, अपने दिल की, अपने घर की, अपनी शांति की रक्षा करो। कभी कभी सबसे कठिन चुनाव, दूर चले जाना, ही एकमात्र रास्ता है खुद को बचाने का। मैं जानती थी कि ये फैसला सिर्फ मेरे बारे में नहीं था, ये उन सभी लोगों के बारे में था जो कभी अपने ही परिवार से लड़े हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत को बचाने के लिए मुश्किल रास्ता चुना। उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद के हफ्ते अजीब थे। मैं हर सुबह उठती, अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर देखती और महसूस करती कि कुछ बदल गया है। हवा हल्की लगती थी। मेरे कंधों पर वो बोझ नहीं था जो दशकों से वहां टिका था। पहली बार मैं अपनी जिंदगी जी रही थी अपनी शर्तों पर, बिना किसी की मंजूरी या स्वीकृति की परवाह किए। लेकिन स्वतंत्रता के साथ अकेलापन भी आया। त्योहारों के दिन सबसे मुश्किल थे। दिवाली आई और गई, और मेरा फोन खामोश रहा। कोई पारिवारिक खाना, कोई सामूहिक पूजा, कोई मिठाई का आदान प्रदान नहीं। मैं अपने बालकनी में बैठी, शहर की रोशनियां देखती, पटाखों की आवाजें सुनती और सोचती कि क्या मैंने सही किया। फिर मुझे याद आता कि उन पारिवारिक समारोहों में कैसा लगता था। हमेशा किनारे, हमेशा नज़रअंदाज, हमेशा दूसरे नंबर पर। और मुझे एहसास होता कि अकेला होना उससे बेहतर था। मेरे दोस्तों ने मेरी जगह भर दी। कर्ण मुझे रविवार की ब्रंच पर ले जाते, जहां हम घंटों बात करते, डिज़ाइन के बारे में, जिंदगी के बारे में, भविष्य के सपनों के बारे में। वर्जीनिया कभी कभी मेरे फ्लैट आती, वाइन की एक बोतल और ढेर सारी हंसी लेकर। उन्होंने मुझे सिखाया कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, ये उन लोगों से बनता है जो तुम्हारे लिए हाजिर होते हैं,
जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि तुम उनके लिए सुविधाजनक नहीं हो। कुछ महीने बाद मुझे अपनी बहन के बारे में और खबरें मिलीं। मार्था मौसी ने मुझे बताया कि वो संघर्ष कर रही है, लेकिन जिंदा है। उसने अपने किराए के फ्लैट में ही रहना जारी रखा, एक छोटी सी जगह पर। ईशान और मीरा अपने नए स्कूल में एडजस्ट हो रहे थे। मेरी बहन ने अपनी रिटेल की नौकरी के साथ एक साइड बिजनेस शुरू किया था, घर से बनी मिठाइयाँ बेचने का। धीरे धीरे अपने कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही थी। मार्था ने कहा कि शायद पहली बार उसे असली संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था, असली जिम्मेदारी का। मुझे उसके लिए बुरा नहीं लगा। मैं जानती थी कि ये कठोर लग सकता है, लेकिन मैंने बहुत साल बिताए उसके विकल्पों के परिणाम झेलते हुए। मेरे माँ बाप ने उसे हमेशा बचाया था और इसने उसे कभी बढ़ने नहीं दिया। शायद अब अपने दम पर वो आखिरकार सीख सकती थी कि जिम्मेदारी का क्या मतलब होता है। मुझे उम्मीद थी कि उसके बच्चों के लिए वो बदल जाएगी, लेकिन वो अब मेरी चिंता नहीं थी। मेरे माँ बाप ने कुछ महीनों तक संपर्क करने की कोशिश जारी रखी। पहले रोज फोन आते थे, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में। हर बार मैं उन्हें इग्नोर करती। वर्जीनिया ने एक बार मुझसे पूछा कि क्या मैं कभी उन्हें माफ कर पाऊंगी। मैंने काफी देर सोचा इससे पहले कि जवाब दूं। माफी का मतलब भूलना नहीं है, मैंने कहा। शायद एक दिन मैं उन्हें माफ कर दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें वापस अपनी जिंदगी में आने दूंगी। कुछ घाव बहुत गहरे होते हैं। जैसे जैसे महीने बीते, मैं अपने काम में और गहराई से डूबती गई। मेरा इंटीरियर डिजाइन बिजनेस फल फूल रहा था। मैंने 2 और असिस्टेंट रखे और बांद्रा में एक छोटा स्टूडियो खोला। मेरे क्लाइंट्स बढ़ते गए। मुंबई भर से लोग मेरे पास आते, मेरे काम की तारीफ करते, मेरी विजन की सराहना करते। हर प्रोजेक्ट एक नई चुनौती था, एक नया मौका ये साबित करने का कि मैं अपने दम पर कुछ बना सकती हूँ। एक दोपहर मैं अपने स्टूडियो में बैठी थी, एक नए क्लाइंट के लिए रंग के नमूने देख रही थी, जब मेरा फोन बजा। एक अनजान नंबर था। मैं सामान्यतः ऐसे कॉल नहीं उठाती, लेकिन कुछ मुझे रुकने को कहा। मैंने उठाया। लक्ष्मी? एक हिचकिचाती आवाज आई। ये मैं हूं, तुम्हारी बहन। मेरा दिल धड़क गया। कुछ पल के लिए मैं कुछ नहीं बोली, सोचती रही कि फोन काट दूं या नहीं। मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, उसने जारी रखा। उसकी आवाज पहले से अलग, नरम, थकी हुई। मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं बुला रही, मैं बस कहना चाहती थी कि मुझे अफसोस है। मैं हैरान रह गई। उसने कभी ऐसा नहीं कहा था, कम से कम इतनी सच्चाई के साथ तो नहीं। मैंने क्या किया? उसके लिए मुझे अफसोस है, उसने कहा। तुम्हारा फ्लैट लेने की कोशिश करने के लिए, तुम्हारा इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हें कभी समझने की कोशिश न करने के लिए। मैं जानती हूं कि शब्द काफी नहीं हैं, लेकिन मुझे ये कहना था। मैंने गहरी सांस ली। धन्यवाद, मैंने आखिरकार कहा। लेकिन ये चीजें नहीं बदलता। वो चुप रही, फिर बोली, मैं जानती हूं। मैं उम्मीद नहीं कर रही कि तुम मुझे माफ कर दो या हम अचानक बहनें बन जाएं। मैं बस चाहती थी कि तुम्हें पता चले। मैंने फोन काट दिया। मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था। ये बंद होने का एहसास नहीं था जिसकी मैं उम्मीद करती थी, बल्कि ये एक दरवाज़ा खोलने जैसा था। एक छोटा सा, जो मैं पक्का नहीं थी कि अंदर जाना चाहती हूँ या नहीं। शायद एक दिन, बहुत दूर भविष्य में, हम फिर से बात कर सकेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दूरी चाहिए थी, मुझे अपनी शांति चाहिए थी। उस शाम मैं अपने फ्लैट में वापस गई और अपनी बालकनी में खड़ी हो गई।
मुंबई के स्काईलाइन को देखते हुए। शहर जीवंत था। लाखों रोशनियां अंधेरे में टिमटिमा रही थीं। हर रोशनी एक कहानी थी, एक जिंदगी जी जा रही थी, एक सपना देखा जा रहा था, और मैं उनमें से एक थी। मैं सोच रही थी उन सभी लोगों के बारे में जो मेरी जैसी परिस्थितियों में हैं, जो अपने परिवारों से लड़ रहे हैं, जो अपनी खुद की बनाई चीजों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती थी कि वो जाने कि वो अकेले नहीं हैं। कभी-कभी परिवार सबसे मुश्किल रिश्ते होते हैं। हम उनसे बिना शर्त प्यार की उम्मीद करते हैं, लेकिन वास्तविकता अक्सर अलग होती है। कभी-कभी परिवार के सदस्य हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं, हमारी मेहनत को हल्के में लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमें कठिन चुनाव करने पड़ते हैं। हमें तय करना होता है कि हम कहाँ सीमा खींचते हैं, हम खुद को कैसे बचाते हैं। मेरे लिए वो सीमा मेरा फ्लैट था। ये सिर्फ ईंट और मोर्टार नहीं था, ये मेरी पहचान थी, मेरी कड़ी मेहनत का प्रतीक था, सबूत था कि मैं अपने दम पर कामयाब हो सकती हूँ। जब मेरे परिवार ने इसे छीनने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ एक संपत्ति नहीं छीनी, उन्होंने मेरी आत्मसम्मान, मेरा आत्मविश्वास, मेरी पहचान छीनने की कोशिश की, और मैं इसे होने नहीं दे सकती थी। उस रात मैंने खुद से एक वादा किया, मैं कभी भी किसी को, चाहे वो परिवार हो या नहीं, मुझे छोटा महसूस नहीं करने दूंगी। मैं कभी भी अपनी उपलब्धियों को किसी और की सुविधा के लिए कम नहीं करूंगी, और मैं हमेशा उन लोगों के लिए खड़ी रहूंगी जो खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते, जो अपने परिवारों द्वारा दबाए गए हैं, जो सोचते हैं कि उनका कोई विकल्प नहीं है। महीने साल में बदल गए, मेरा बिजनेस बढ़ता गया। मुंबई के कुछ सबसे शानदार घरों को डिजाइन किया, कुछ सबसे प्रतिष्ठित होटलों को, यहाँ तक कि कुछ कॉरपोरेट ऑफिसों को भी। हर प्रोजेक्ट एक मास्टरपीस था, मेरी विजन और मेरे जुनून का प्रतिबिंब। लोग मुझसे पूछते कि मेरी सफलता का राज क्या है। मैं उन्हें बताती कि ये कड़ी मेहनत है, समर्पण है, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास है। ये जानना है कि तुम क्या चाहती हो और उसके लिए लड़ना है, चाहे कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो। मेरे माँ बाप ने आखिरकार संपर्क करना बंद कर दिया। मैंने सुना फिर से मार्था के जरिए कि उन्होंने मेरे फैसले को स्वीकार कर लिया है। वो खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने समझा कि मैं वापस नहीं आ रही हूँ। मार्था ने कहा कि वो अक्सर मेरे बारे में बात करते हैं, सोचते हैं कि मैं कैसी हूँ, अफसोस करते हैं कि चीज़ें अलग नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने कभी सीधे तौर पर संपर्क नहीं किया। शायद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें टूट जाती हैं और मरम्मत नहीं की जा सकती। शायद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जो किया, जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, उसके परिणाम थे। मेरी बहन ने भी दूरी बनाए रखी। उस एक फोन कॉल के बाद उसने फिर कभी संपर्क नहीं किया। मुझे लगा कि शायद उसने आखिरकार समझ लिया था कि हमारा रिश्ता कम से कम अभी के लिए खत्म हो गया था। मैंने सुना कि वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, अपने कर्ज चुका रही है, अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे उसके लिए खुशी हुई, एक दूरी से, लेकिन मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। एक दिन मुझे एक ईमेल मिला। ये ईशान से था, मेरी भांजे से। उसने लिखा था, प्रिय लक्ष्मी मौसी, मुझे पता है कि हम लंबे समय से नहीं मिले हैं। मुझे पता है कि माँ और आपके बीच कुछ हुआ है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता था कि मैं आपको याद करता हूँ। मैं उन दिनों को याद करता हूँ जब हम छोटे थे और आप हमें मिठाई खिलाती थी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम फिर से मिल सकेंगे। प्यार से, ईशान। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं भूल गई थी कि इस सब में बच्चे भी थे, मासूम बच्चे जिनका कोई दोष नहीं था।
मैंने ईशान को जवाब दिया। उसे बताया कि मैं उसे भी याद करती हूँ और शायद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए हम मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे दूरी चाहिए थी। मुझे उम्मीद थी कि वो समझेगा। जैसे जैसे साल बीते मैं शांति पाती गई। मेरा फ्लैट अब भी मेरा आशियाना था, लेकिन ये सिर्फ एक जगह से ज्यादा था। ये एक याद दिलाता था कि मैं कितनी दूर आई हूँ, कितना मैंने हासिल किया है। हर सुबह जब मैं उठती, मैं अपने चारों ओर देखती, उन दीवारों को जो मैंने खुद पेंट किया था, उन फर्नीचर को जो मैंने सावधानी से चुना था, कलाकृतियों को जो मेरी यात्रा को बताती थीं, और मैं गर्व महसूस करती। मैंने सीखा कि जिंदगी में कभी-कभी हमें कठिन चुनाव करने पड़ते हैं। हमें उन लोगों को छोड़ना पड़ता है जो हमें नीचे खींचते हैं, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो। हमें खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है, अपनी सीमाओं की रक्षा करनी पड़ती है, अपनी खुशी को प्राथमिकता देनी पड़ती है। और हाँ, ये दर्दनाक है, ये अकेला बना देता है, लेकिन आखिर में ये हमें मुक्त करता है। मैंने ये भी सीखा कि परिवार सिर्फ खून से परिभाषित नहीं होता। ये उन लोगों से बनता है जो तुम्हारे लिए हाजिर होते हैं, जो तुम्हारा समर्थन करते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं बिना किसी शर्त के। कर्ण, वर्जीनिया, मार्था मौसी, ये लोग मेरा असली परिवार बन गए। उन्होंने मुझे दिखाया कि प्यार कैसा दिखता है। असली प्यार, वो जो देता है बिना कुछ वापस मांगे। आज जब मैं अपने फ्लैट्स में बैठी हूँ, अपनी बालकनी से मुंबई को देखती हूँ, मुझे अफसोस नहीं है। हाँ, मैंने अपने जैविक परिवार को खो दिया। हाँ, वो रिश्ते टूट गए हैं, लेकिन मैंने खुद को पाया। मैंने अपनी ताकत पाई, अपनी आवाज़ पाई, अपनी शांति पाई, और वो किसी भी परिवार के खाने या त्योहार के जमावरे से कहीं ज़्यादा कीमती है। अगर तुम भी कभी ऐसी स्थिति में हो जहां तुम्हें अपने परिवार और अपनी खुशी के बीच चुनना पड़े, तो मैं तुमसे कहूंगी कि अपने आप को चुनो। तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारी भावनात्मक सेहत, तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। तुम्हें किसी के लिए भी, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, खुद को छोटा नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें किसी को भी अपनी मेहनत, अपनी उपलब्धियां, अपना सम्मान छीनने नहीं देना चाहिए। और अगर तुम्हें दूर चलना पड़े तो ये ठीक है। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है, ये साहस है, ये खुद से प्यार है। कभी कभी सबसे प्यार भरा काम जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो है दूर चलना, सीमाएं बनाना, ना कहना। और हाँ, लोग नहीं समझेंगे, वो तुम्हें जजमेंट देंगे, तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, तुम्हें दोष देंगे, लेकिन तुम्हें पता होगा सच्चाई। तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या सहा है, तुमने क्या खोया है, और तुमने क्यों वो चुनाव किया जो तुमने किया। मेरी कहानी खास नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो अपने परिवारों से लड़ रहे हैं, जो पक्षपात, मैनिपुलेशन और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। लेकिन हर कहानी मायने रखती है, हर आवाज़ मायने रखती है। और अगर मेरी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति को ये महसूस करा सकती है कि वो अकेले नहीं है, कि उनके पास विकल्प है, कि वो अपनी खुशी के लायक हैं, तो ये सब इसके लायक था। तो हाँ, मैं लक्ष्मी शर्मा हूँ। मैं 35 साल की। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। मैं एक बेटी हूँ जिसने अपने माँ बाप को छोड़ा। मैं एक बहन हूँ जिसने अपनी बहन को काट दिया। और मैं एक महिला हूँ जिसने खुद को चुना, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। अगर तुम मेरी कहानी सुन रहे हो और तुम किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हो, तो जान लो कि ये ठीक है। ये ठीक है अपने लिए खड़ा होना। ये ठीक है अपनी रक्षा करना। ये ठीक है दूर चलना। तुम अकेले नहीं हो, और तुम इसके लायक हो। तुम खुशी के लायक हो, शांति के लायक हो, प्यार के लायक हो, असली प्यार के, वो जो तुम्हें बनाता है, ना कि तोड़ता है। मेरा फ्लैट अब भी यहाँ है, बांद्रा में, मेरी मेहनत का गवाह।
हर दीवार, हर कोना, हर फर्नीचर का टुकड़ा एक कहानी कहता है। संघर्ष की कहानी, लचीलेपन की कहानी, जीत की कहानी। और जब मैं यहाँ बैठती हूँ, अपने घर में, जो वास्तव में मेरा है, मुझे महसूस होता है कि मैं आखिरकार वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। खुद के साथ, अपनी शर्तों पर, अपनी जिंदगी जीते हुए। और ये दोस्तों, असली स्वतंत्रता है। ये असली खुशी है। ये असली सफलता है। ना कि पैसे में, ना कि संपत्ति में, बल्कि अपने साथ शांति में, अपनी पसंद के साथ शांति में, और उस जीवन के साथ शांति में जो तुमने खुद बनाई है, बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी की मंजूरी के। अब जब मैं पीछे देखती हूँ, मैं उन सभी पलों को देखती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ लाया। दादी माँ की गोद में बिताए वो बचपन के दिन, स्कूल में वो अकेली दोपहरें जब मैं डिज़ाइन बनाती थी, कॉलेज के वो लेट नाइट्स जब मैं पढ़ाई करती और काम करती, मेरे पहले फ्लैट को खरीदने का वो गर्व भरा पल, और फिर वो पारिवारिक बैठक जिसने सब कुछ बदल दिया। हर पल, अच्छा या बुरा, ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। और आज मैं मजबूत हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं खुश हूँ, और मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रही कि वो मुझे बताए कि ये ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये ठीक है। मुझे पता है कि मैंने सही किया, और मुझे पता है कि अगर मुझे फिर से वही चुनाव करना पड़े तो मैं वही करूँगी। तो अगर तुम वहाँ तहीं हो, इस कहानी को सुन रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि क्या तुम्हें भी वो कठिन चुनाव करना चाहिए, तो मैं तुमसे कहूँगी हाँ, हाँ, करो। अपने लिए खड़े हो जाओ, अपनी सीमाओं की रक्षा करो, अपनी खुशी को चुनो, क्योंकि आखिर में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है, और वो तुम्हारी है, किसी और की नहीं। इसे उसी तरह जियो जैसे तुम चाहते हो, बिना डर के, बिना अपराध बोध के, बिना अफसोस के। मेरी कहानी यही समाप्त नहीं होती, ये जारी रहेगी। हर दिन, हर प्रोजेक्ट, हर नई दोस्ती, हर नया अनुभव। मैं बढ़ती रहूंगी, सीखती रहूंगी, फलती फूलती रहूंगी, और शायद बहुत दूर भविष्य में मेरे परिवार के साथ कोई मेल मिलाप हो, या शायद नहीं। लेकिन ये अब मेरी परिभाषा नहीं करता। मैं अब अपने रिश्तों से परिभाषित नहीं होती, या उनकी कमी से। मैं अपने कामों से परिभाषित होती हूँ, अपनी उपलब्धियों से, अपनी चरित्र से। और वो, मेरे दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सबक है। तुम वो हो जो तुम करते हो, ना कि वो जो दूसरे तुम्हें बताते हैं कि तुम हो। तुम अपनी पसंद से परिभाषित होते हो, ना कि दूसरों की तुमसे उम्मीदों से। और जब तुम ये समझ जाते हो, जब तुम वास्तव में इसे अपने दिल में महसूस करते हो, तो तुम आज़ाद हो जाते हो। तुम असली मायने में आज़ाद हो जाते हो। तो यही है मेरी कहानी, लक्ष्मी शर्मा की कहानी। एक महिला की कहानी जिसने सब कुछ गिवाया लेकिन खुद को पाया। एक महिला की कहानी जिसने अपने परिवार को छोड़ा लेकिन अपनी शांति पाई। एक महिला की कहानी जिसने ना कहना सीखा और हाँ कहना सीखा, अपने आप को। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई हो तो इसे शेयर करो, दूसरों को बताओ, क्योंकि वहाँ और भी लोग हैं जिन्हें ये सुनने की ज़रूरत है, जिन्हें ये जानने की ज़रूरत है कि वो अकेले नहीं हैं, कि उनके पास विकल्प है, कि वो बेहतर के हकदार है। और अगर तुम किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हो तो कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो, अपनी आवाज़ सुनाओ, क्योंकि हर आवाज़ मायने रखती है, हर कहानी मायने रखती है। और साथ में हम एक ऐसा समुदाय बना सकते हैं जहाँ लोग सुरक्षित महसूस करें, समझा महसूस करें, प्यार महसूस करें। धन्यवाद इस यात्रा में मेरे साथ आने के लिए। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। और याद रखो, चाहे तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम्हारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, हमेशा एक रास्ता होता है, और हमेशा
उम्मीद होती है। बस तुम्हें विश्वास रखना है, खुद पर, अपनी ताकत पर, अपनी काबिलियत पर। तुम इससे ज़्यादा मजबूत हो जितना तुम सोचते हो। तुम इससे ज़्यादा बहादुर हो जितना तुम महसूस करते हो। और तुम बिल्कुल वैसे ही काफ़ी हो जैसे तुम हो। कभी भी किसी को तुम्हें अलग मत बताने दो। कभी भी किसी को तुम्हारी रोशनी मत बुझाने दो। कभी भी किसी को तुम्हारी खुशी मत चुराने दो। ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारी कहानी है। इसे खूबसूरती से लिखो, इसे साहस से जियो और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखो। जय हिंद। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, हम सब साथ हैं इस यात्रा में, एक बेहतर, खुशहाल, स्वतंत्र जीवन की ओर। तो चलो साथ मिलकर अपनी सीमाओं की रक्षा करें, अपनी खुशी को चुनें और उस जीवन को जिए जिसके हम हकदार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।